Okay, today's topic is liver. In practice of medicine, our last chapter is hepatology. एंड लीवर के अंदर हम स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लीवर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी वे में हम हेपेटोलॉजी को एंड हिमेट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे एक टेबल है, सबसे इम्पोर्टेंट टेबल रहती है, जिससे कई बार हमारे को कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अगर किसी को हिमोलाइटिक एनीमिया है, ओके, हिमोलाइटिक एनीमिया है, तो वहां पे क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिnemia मिलेगा, हाइपरबिलिरुबिnemia मिलेगा। ओके, तो एक वर्ड से ये चीज समझ में आती है। तो यहाँ पे बिलिरुबिन जो लेवल है वो क्या रहेगा? अनकॉन्जुगेटेड मीन्स दी इनडायरेक्ट वाला क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। क्या रहेगा? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज रहेगा। यही सारी वैल्यूज पूछी जाती हैं, ठीक है। यूरिन यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिनोजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? डेफिनेटली इंक्रीज मिलेगा। ओके, देन यूरिन बिलिरुबिन की बात की जाए, बिलिरुबिन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? एब्सेंट। क्या होगा? एब्सेंट। एंड फिकल यूरोबिलिनोजन, फिकल की बात की जाए तो क्या मिलेगा? इंक्रीज मिलेगा। इसका किसके साथ में हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं? इसका हम डिफरेंशिएशन देख सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या मिलेगा? इंक्रीज द डायरेक्ट वन, increase the direct serum bilirubin, absent the urobilinogen, and presence of the bilirubin, and fecal urobilinogen is absent. ओके, तो ये हमारे को चार्ट पता होनी चाहिए। इसी तरीके से थर्ड क्या है हमारा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के अंदर क्या मिलेगा हमारे को? इसके अंदर आइदर कोई सा भी मिल सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही क्या मिल सकते हैं हमारे को? इंक्रीज मिल सकते हैं। यहाँ पे यूरोबिलिनोजन क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। ओके, एंड यूरोबिलिनोजन इज एब्सेंट एंड फिकल यूरोबिलिनोजन इज आल्सो डिक्रीज। ओके, तो ये होते हैं हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। एंड इसी तरीके से सेकंड चार्ट हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है कि जैसे हीमोग्लोबिन है तो कौन कौन सी कंडीशंस है, जैसे कि हिमोलाइटिक, जैसे हमारा हिमोलाइटिक एनीमिया है या हेपेटोसेलुलर है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की अगर बात करें, ठीक है, तीन तरीके से ही हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हिमोलाइटिक वे से हो रहा है तो हीमोग्लोबिन क्या मिल सकता है हमारे को? डिक्रीज ही मिलेगा, बिकॉज हिमोलाइसिस है। अगर हिपेटो की बात करें, अगर हिपेटो की बात करें तो वहां पे क्या मिलेगा? बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि कॉज हमारा हिपेटोसाइट सेल्स हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करें तो वहां पे क्या मिलेगा? बिल्कुल भी नॉर्मल। इसी तरीके से अगर हम बात करें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात करते हैं तो वहां पे कौन से में अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज मिलेगा हमारे को? डेफिनेटली हिमोलाइटिक एनीमिया में इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और बाकी में क्या मिलेगा हमारे को? नॉर्मल एंड नॉर्मल। इसी तरीके से अगर बात की जाए कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किसके अंदर मिलेगा? नॉर्मल, इसके अंदर नॉर्मल, बाकी सब में इंक्रीज मिलेगा। ओके, अगर बात की जाए एएलपी की, एल्कलाइन फास्फेटेज की, एएलपी की बात की जाए तो
एएलपी किसके अंदर इंक्रीज मिलेगा? एएलपी सबसे ज्यादा इंक्रीज मिलता है हमारे को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर। तो मेन पोर्शन अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एमिनो ट्रांसफरेज की बात करें, एमिनो ट्रांसफरेज की बात करें तो एमिनो ट्रांसफरेज किसके अंदर इंक्रीज मिलेगा हमारे को? हिपेटो सेलुलर के अंदर, हिपेटो सेलुलर के अंदर इंक्रीज मिलेगा। ओके, तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन। एंड इसी चार्ट से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हिमेट, अगर लीवर हम कर रहे हैं, लीवर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही दो चार्ट रहते हैं जिसके अंदर हमारे को सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो तीन चीजें हैं हमारे पास में, क्या, एक तो होता है लीवर एंजाइम्स, ठीक है। कौन कौन से लीवर एंजाइम्स है जो रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे हिपेटोसाइड हिपेटोसाइट सेल्स डैमेज है या यहाँ पे कोलेस्टेसिस है, कोलेस्टेसिस है। ओके, तो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एएलपी, एएलटी, एएसटी एंड एलडीएच। ओके, तो ये किनको शो करते हैं कि डैमेज ऑफ द हिपेटोसाइट सेल्स। एंड कोलेस्टेसिस के लिए कौन से एंजाइम्स हैं? वो है हमारे एआईपी, मींस द एल्कलाइन फास्फेटेज, एंड सेकंड वन इज द 5 न्यूक्लियोटाइड। 5 न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे को पता होना चाहिए कि अगर 5 न्यूक्लियोटाइड एंड एल्कलाइन फास्फेटेज अगर इंक्रीज है मींस वहां पे कोलेस्टेसिस है। एंड अगर एएलटी, एएसटी एंड एलडीएच अगर इंक्रीज है तो हम वहां पे क्या कह सकते हैं? हेपेटोसाइट सेल्स डैमेज है। उसी तरीके से कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड की बात की जाए, अगर बात क्या की जा रही है हाइपरबिलिरुबिनिया की, हाइपरबिलिरुबिनियास की, तो वहां पे कौन सा इंक्रीज हो सकता है? आइदर अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो कौन कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होते हैं, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे अभी? हेरिडिटरी, ठीक है। तो अनकॉन्जुगेटेड के अंदर कौन कौन सी हेरिडिटरी डिजीज है जिसके अंदर आता है? सिजलर नेजर नेजर सिंड्रोम। और ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। तो हमारे को ये पता होना चाहिए सिजलर नेजर सिंड्रोम एसोसिएट विद द अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया, एंड सेकंड हेरिडिटरी सिंड्रोम इज गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम, ओके। अगर बात करें कॉन्जुगेटेड की, तो कॉन्जुगेटेड के अंदर कौन सी होगी? डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। एंड सेकंड वन इज द रोटर सिंड्रोम, सेकंड वन इज द रोटर सिंड्रोम। तो ये बाई हार्ट करने ही पड़ेंगे हमारे को कि किसके अंदर कौन सा इंक्रीज मिलता है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं हमारा डुबिन जॉनसन सिंड्रोम से, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मेन क्वेश्चन ये रहता है कि ये किस टाइप की डिजीज है? ये है हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव, ओके। तो ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है प्रेजेंटेड विद द कॉन्जुगेटेड, अभी कहाँ पे लिख रहे हैं अपन? कॉन्जुगेटेड, तो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। और डिफेक्ट कहाँ पे मिलता है? डिफेक्ट इन द हेपेटिक एक्सक्रीटरी फंक्शन अक्रॉस द कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ऑफ द हेपेटोसाइट्स, ओके। और इससे बाहर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हमारे को क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो हम अगर क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स में हमारे को यही सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ये टेबल मैंने बनाई है उसी तरीके से डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में अपने को क्या पता होना चाहिए। इसी तरीके से बात कर रहे हैं सिजलर नेजर सिंड्रोम के अंदर, तो क्वेश्चन आता है पहला चीज तो ये ऑटोसोमल
रिसेसिव है, क्या ऑटोसोमल रिसेसिव है, यहाँ पे क्या मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिया मिलेगा। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि टाइप 1 के साथ में कर्निक एसोसिएट होता है या टाइप 2 के साथ में, तो कर्निक टाइप 1 के साथ में एसोसिएट होता है। ओके, एंड ये इसका क्या है, करेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ओके, तो जहां से क्वेश्चंस आएंगे मैं डेफिनेटली वहीं का सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वन लाइनर्स आएंगे आपको, तो लिवर इसी तरीके से हमने को याद करना है। ओके, अगर हम बात करें वायरल हेपेटाइटिस की, वायरल हेपेटाइटिस की, तो वायरल हेपेटाइटिस के अंदर अगर बात की जाए तो इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहली चीज कि यहाँ पे अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा हमारे को, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमारे को क्या मिलेगा, हिपेटोमीगेली जो कि टेंडर होगा, हिपेटोमीगेली विथ टेंडरनेस, टेंडरनेस मार्क मिलेगी। सेकंड चीज, सेकंड यहाँ पे बिलिरुबिन लेवल क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे। सेकंड एएसटी, जैसे मैंने बताया था हेपेटाइटिस है तो वहां पे क्या मिलेगा, एएसटी एंड एएलटी इंक्रीज, एएलटी इज इंक्रीज, एंड क्या बताया था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या थे, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थे। ओके, तो अगर बात की जाए वायरल हेपेटाइटिस की, तो इसके अंदर भी एक चार्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर वायरल हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं, ए से लेके ई तक, तो टोटल कितने हो गए, 5, कितने हो गए टोटल, 5। ओके, देन तो 5 को समझने से पहले इसका एक चार्ट बना लीजिए कि किसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट मिलती है। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। ओके, तो अगर बात की जाए इनके डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पे अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से डेवलप होते हैं। एक तो इनके ट्रांसमिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका फिको ओरल रूट है। ओके, तो फिकल ओरल रूट किसका प्रेजेंट होता है, ए एंड ई का। ओके, देन ट्रांसमिशन का दूसरा क्या हो सकता है, परक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या किस में प्रेजेंट मिलेगा, तो ए एंड ई में एब्सेंट, बाकी सब में बिग प्रेजेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। ओके, परक्यूटेनियस के अलावा क्या कैसा हो सकता है, पेरीनेटल, पेरीनेटल की बात की जाए तो पेरीनेटल इन अपने को सबको पता है, हेपेटाइटिस बी के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन हमेशा कराते हैं कोई भी ऑपरेशन के पहले। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए। देन सेक्सुअली की अगर बात की जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की बात की जाए तो किसके अंदर, बी एंड डी, बी एंड डी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अलावा कौन सा सबसे ज्यादा फल्मिनेटिंग टाइप है। ओके, क्वेश्चन कहां से आएगा, फल्मिनेटिंग टाइप, तो वो कौन सा रहेगा हमारा, डी। ठीक है, 5 to 20%, 5 to 20%। ओके, ओके,
और सबसे ज्यादा किसकी टेंडेंसी होती है कि वो क्रोनिकली एक्सटेंड करे, प्रीडोमिनेंट प्रोग्रेस टू क्रोनिसिटी किसके अंदर रहती है? तो क्रोनिसिटी हमारे को किसके अंदर देखने को मिलेगी? मेनली सी एंड डी, सी एंड डी के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये कुछ चार्ट हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे को पता होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि हमारे को पता होने चाहिए, जैसे कि HCV हेपेटाइटिस सी वायरस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद दी ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड। ट्रांसफ्यूजन के साथ में कौन सा एसोसिएट होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, और किसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है? वैक्सीन भी सी वायरस के लिए ही अवेलेबल नहीं है। ओके, और सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट पोटेंशियल कौन सा होता है जिसके लिए वैक्सीन नहीं है? तो सबसे ज्यादा मैलिग्नेंट भी यही रहता है। ओके ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा पेरिनेटल ट्रांसफ्यूजन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट विद द पेरिनेटल, अभी बताया, हेपेटाइटिस बी। इसी तरीके से एक आता है फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो आंसर इज मतलब अपने को किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाए, अगर पूछा जाए फल्मिनेटिंग का क्वेश्चन पूछा जाए, फल्मिनेटिंग हेपेटाइटिस इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, एंड तो आंसर इज प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर है तो हेपेटाइटिस ई। ओके, अगर एपिडेमिक हेपेटाइटिस की बात की जाए, एपिडेमिक हेपेटाइटिस की बात की जाए तो भी आंसर इज हेपेटाइटिस ई वायरस। अगर स्पोरेडिक की बात की जाए, स्पोरेडिक की बात की जाए, स्पोरेडिक हेपेटाइटिस इन अगर एडल्ट की बात की जा रही है तब तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ई। और अगर स्पोरेडिक इन चिल्ड्रन की बात की जा रही है तब आंसर क्या जाएगा? चिल्ड्रन के अंदर ए। क्योंकि इसको याद कैसे रखता हूं मैं कि बच्चों को क्या सिखाते हैं? ABCD सिखाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद कर रखा है। स्पोरेडिक इन चिल्ड्रंस का अगर पूछा जाता है तो हेपेटाइटिस ए वायरस, स्पोरेडिक इन एडल्ट पूछा जा रहा है तो आंसर इज ई वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। ओके, तो इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे को इसमें से, ठीक है। ओके, अगर बात की जाए हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड की ओनली मार्कर, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? ओनली मार्कर डिटेक्ट इनटू द विंडो टाइम पीरियड of the hepatitis B is, answer is IgM type, IgM type anti HBC, IgM type of the uh, anti HBC। ओके, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि हेपेटाइटिस से ज्यादातर हमारे को मार्कर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मार्कर ऑफ दी नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर फॉर दी एक्टिव, marker for the active HBV hepatitis B virus replication, replication, answer is HBE antigen and HBV DNA, HBV DNA। ओके, अगर बात की जाए प्रोग्नोसिस ऑफ दी हेपेटाइटिस बी इंफेक्शन की, तो वहां पे प्रोग्नोसिस किस तरीके से रहेगी?
अगर एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस है किसी को, अगर किसी को भी एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस है, एक्यूट एचपीवी इन्फेक्शन है, तो उसका सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस है, उसका क्या है, सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस है। ओके। और अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी वायरस और उसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, सुपर इम्पोज हो गया है, तो वहां पे सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी। तो ये कई बार एमसीक्यूज पूछा गया है, तो किसका सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस है और किसका सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है हमारे को पता होना चाहिए। ओके। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस एसोसिएट करता है, ये हमने जब किडनी किया था तब मैंने बताया भी था कि नेफ्राइटिस। ओके। तो कौन सा किसके साथ में एसोसिएट करता है, देखिए मैंने वहां पे भी बताया था, एमजीएन मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस की अगर बात की जाएगी तो वहां पे किसके अंदर दिखेगा, चिल्ड्रंस के अंदर। एंड अगर एमपीजीएन की बात की जाएगी तो वहां पे क्या आएगा हमारा, एडल्ट के अंदर। ओके। तो एडल्ट के अंदर कौन सा देखने को मिलता है, एमपीजीएन, एंड चिल्ड्रंस में मेम्ब्रेनस। इसी तरीके से क्वेश्चन कहां से आते हैं हमारे को, हेपेटाइटिस सी वायरस में से। सी वायरस में से, सी वायरस के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सी एच हेपेटाइटिस सी वायरस मोस्ट कॉमनली एसोसिएट किसके साथ में रहता है, अभी जैसे बताया था कि हमारा ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हेपेटाइटिस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड होता है, जो कि अपन ने अभी किया है। ठीक है ना। और इसका मोस्ट कॉमन रूट कौन सा रहेगा, परक्यूटेनियस, ट्रांसफ्यूजन से इसका होता है। देन सेकंड वन इज, सेकंड पॉइंट क्या आएगा, परक्यूटेनियस, परक्यूटेनियस रूट रहता है। ओके। और ये किससे स्प्रेड नहीं होता है, ये फिको ओरल रूट से स्प्रेड नहीं होगा, फिको ओरल रूट से स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए न तो हमारे पास में कोई वैक्सीन है, और ये सबसे ज्यादा क्या है, मेलिग्नेंट है। ओके। देन मेलिग्नेंट टाइप है। ओके। एंड ये किसके साथ में एसोसिएट करता है, लीवर किडनी एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, एल के एम एंटीबॉडीज। एल के एम एंटीबॉडीज। ठीक है। तो ये एल के एम एंटीबॉडीज के साथ में एसोसिएट करता है यूजुअली कौन सी टाइप, एल के एम टाइप 1 के साथ में एसोसिएट करता है। ओके। इसी तरीके से अगर बात की जाए, ए बी सी ई की बात की जाए, तो ई के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ई के अंदर आएंगे कि ई किसके साथ में, जैसे कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा एसोसिएट किसके साथ में रहता है, ये अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वहां पे क्या बढ़ा देगा, हमारी मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज कर देगा। मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फुलमिनेटिंग हेपेटाइटिस अमॉन्ग द प्रेग्नेंट वुमेन। अगर फर्मिलेटिंग टाइप पूछा जाता है इन अ प्रेग्नेंट वुमेन, तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, हेपेटाइटिस ई वायरस। ओके। एपिडेमिक हेपेटाइटिस अमॉन्ग्स द एडल्ट इन इंडिया की बात की जाए, या स्पोरेडिक हेपेटाइटिस एडल्ट इन इंडिया की बात की जाए। ओके। क्योंकि चिल्ड्रंस के अंदर मैंने बताया था अभी, चिल्ड्रंस के अंदर तो क्या मिलेगा, हेपेटाइटिस ए वायरस। एंड अगर बात की जाए हमारे एपिडेमिक की या स्पोरेडिक की, तो दोनों की कंडीशन में आंसर क्या जाएगा हमारा, हेपेटाइटिस ई वायरस, स्पोरेडिक इन चिल्ड्रंस के अंदर, सॉरी एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर ये
और चाइल्ड के अंदर चाइल्ड क्या सीखता है सबसे पहले? ABCD। तो इसके वाइज अपने को पता रखना पड़ेगा। ओके, देन देन आता है ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हिपेटाइटिस के अंदर क्या क्वेश्चन आएगा? इसके अंदर मेनली क्वेश्चन आता है कि करेक्टरिस्टिक ऑटो एंटीबॉडीज फॉर द ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। कौन कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी अपने को, वो अपने को पता होनी चाहिए। फर्स्ट है ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, देन एंटी LKM, देन एंटी SLA, देन एंटी SMA, ओके, एंटी ANA, एंटी LKM antibodies, liver kidney microsomal antibodies, and anti-SLA soluble liver antigens, and SMA smooth muscle antigens. Okay. इसके अलावा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं लिवर पोर्शन की अगर बात की जाए? जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन, सॉरी, पोर्टल हाइपरटेंशन की अगर बात की जाए, पोर्टल हाइपरटेंशन किसको कहेंगे? पोर्टल हाइपरटेंशन रेफर्स टू द इंक्रीज प्रेशर ऑफ द पोर्टल वेन, ओके, बाय नेम सजेस्ट हो रहा है, एंड मोस्ट कॉमन रिजल्ट फ्रॉम द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द पोर्टल ब्लड फ्लो। और मेनली रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से डेवलप होता है। तो अपने को नॉर्मल पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन अगर बाई मेंशन किया है 10 to 15 सेंटीमीटर बाई सलाइन, तो भी आंसर सही है। एंड अगर बात कर रहे हैं mm ऑफ Hg में, तो वो कितना होना चाहिए? 5 to 10 mm ऑफ Hg। ओके, तो ये कितने से ज्यादा हो जाए? अगर ये 15 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन present with the cirrhosis, but cirrhosis is the most common cause of the portal hypertension। तो क्वेश्चन यही से पूछा जाता है हमारे को, cirrhosis is the most common cause of portal hypertension, portal hypertension, okay, और second most common cause of the portal hypertension is the portal vein obstruction, portal vein obstruction। Okay, then पोर्टल हाइपरटेंशन से रिलेटेड कि यहाँ पे मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या मिलेगी? क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, तो आंसर क्या करना है अपने को? स्प्लीनोमेगेली। आंसर इज स्प्लीनोमेगेली। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है हमारा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस से। ओके, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस is a disease characterized by the chronic inflammation and the fibrous obliterance of the interhepatic bile duct। तो यहाँ पे मेन इटियोलॉजी क्या रहेगी?
ऑटो इम्यून रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्रेस्ट सिंड्रोम, CREST, क्रेस्ट मीन्स कैल्सिनोसिस प्लस R Raynaud's, then third esophageal dysmotility, then sclerodactyly, S means the sclerodactyly। और क्रैश सिंड्रोम इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ से कई बार एमसीक्यूज बनते हैं और ये हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज टेलिंगजेक्टेसिया। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि क्रैश सिंड्रोम से पूछे जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में सिक्का सिंड्रोम, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की अगर बात की जा रही है तो सिक्का सिंड्रोम। देन थर्ड वन इज दी ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस, जिसकी हमने पूरी बात की थी जब थायराइड किया था हमने। ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस। एंड फोर्थ पॉइंट इज रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, आरटीए पूरे समझाए थे, RTA1, RTA2, RTA3 एंड RTA4, इनको पूरे अच्छे से समझाए थे मैंने। ओके Dr. Neeraj, only 5 minutes left to end the session. ओके। अगर इनके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, ओके, तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे को क्या देखने को मिलेगा, मेनली ये क्या रहते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, मेनली ये क्या रहेंगे, एसिम्प्टोमेटिक। देन सेकंड चीज यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, अर्लीस्ट सिम्टम, अगर क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट सिम्टम क्या है, अर्लीस्ट सिम्टम, तो आंसर इज प्रूराइटिस, इचिंग, प्रूराइटिस, इचिंग। देन अदर सिम्टम इज jaundice, then melanosis, ओके। देन यहाँ पे कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और वो विटामिन कौन से होंगे, ADK, ADK। तो ए की डेफिशिएंसी से क्या प्रेजेंट होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। डी की डेफिशिएंसी के क्या डेवलप होगा, ऑस्टियोमलेशिया। एंड के की डेफिशिएंसी से क्या डेवलप होगा, ब्लीडिंग या ब्रूजिंग। तो अपने को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से विटामिन डेफिशिएंसीज देखने को मिलेगी। ओके ओके, यहाँ पे एक और सिम्टम देखने को मिलेगा, वो क्या सिम्टम है, जेंथिलेज्मा। ओके, जेंथिलेज्मा। देन यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, अगर सिरोसिस है, हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पे क्या मिलेगा, इंक्रीज दी सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज मिलेगा। ओके
लास्ट आता है हमारा लिवर के अंदर विल्सन डिजीज से क्वेश्चंस। विल्सन डिजीज से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं? विल्सन डिजीज से सबसे पहला चीज पूछा जाता है कि ये किस टाइप की डिजीज है, कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ओके, एंड यहाँ पे बेसिक डिफेक्ट कहाँ पे होता है कि यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है हमारा बिलियरी एक्सक्रीशन ऑफ दी कॉपर, बिलियरी एक्सक्रीशन ऑफ दी कॉपर ड्यू टू दी, किसकी वजह से? ये अपने को पता होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर 13 की वजह से, म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अक्यूमुलेशन होने लगेगा कॉपर का, एक्यूमुलेशन होने लगेगा हमारे किसका, कॉपर का। ओके, इनटू दी हिपेटोसाइट्स। एंड अगर ये चीज अगर एक्यूमुलेट होने लगी हिपेटोसाइट्स में, तो क्या डेवलप होने लगेगा हमारे को, कॉपर सैचुरेशन इन द लिवर एंड spill into the plasma and spread into the other system। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज दी सीरम सेलुलोप्लाज्मिन तो अपने को तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चंस में अगर डिक्रीज सेलुलोप्लाज्मिन एंड इंक्रीज कॉपर लेवल, ओके, तो हम किसको टिक करेंगे, विल्सन डिजीज को टिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर सीएनएस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है, डिपॉजिट्स हैं, तो वो डिपॉजिट्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, बेसल गैंग्लिया में, बेसल गैंग्लिया। यहाँ पे आइस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट केसियर फिशर रिंग मिलती है, केएफ रिंग